श्रीलंका सरकार ने अचानक से अदानी के पावर परचेज एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ ये तस्वीरें चाइना को विचलित कर देंगी, क्योंकि कुछ इस तरीके का प्लान हो रहा है इंडोनेशिया और भारत के बीच में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका ने अदानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म कर लिया है। सरकार ने मई 2024 में अदानी विंड पावर कॉम्प्लेक्स से बिजली खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। कंपनी 484 मेगावाट के इस विंड पावर कॉम्प्लेक्स को श्रीलंका के मन्नार और पूंडरी कोस्टल एरिया में बनाने जा रही है। श्रीलंकन सरकार ने इसी पावर कॉम्प्लेक्स से $0.0826 यानी कि करीब ₹7 प्रति किलोवाट की रेट से बिजली खरीदने का एग्रीमेंट किया था। एएफपी ने सोर्सेस के हवाले से इस एग्रीमेंट के कैंसिल होने की जानकारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बिजली खरीदने से मना किया है। प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्रुप के कंपनी के लोकल प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। कई श्रीलंकन एक्टिविस्ट ने इस प्रोजेक्ट को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि कई छोटी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अदानी की तुलना में 2/3 कीमत पर बिजली बेच रही है। इसके अलावा कंपनी पर एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण सुप्रीम कोर्ट में एक अलग मामला चल रहा है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी को अरबों रुपए की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी करने के आरोप के मामले में सम्मन भेजना अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड कमीशन के अधिकार में नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया, इसमें कहा गया कि सम्मन उचित राजनयिक माध्यम से भेजना होगा। वहीं गौतम अदानी समेत 8 लोगों से जुड़ा ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की जांच की मांग की है। याचिका में अदानी ग्रुप के खिलाफ शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से जांच की गई और खामियों का आरोप लगाया गया है, चिंता व्यक्त किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, पर अचानक से चाइना के भ्रमण के बाद इस तरह का फैसला लेना ये बतलाता है कि श्रीलंका के ऊपर चाइना का प्रभाव भी थोड़ा बहुत पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें इस तस्वीर की, तो इस तस्वीर में आपको डॉक्टर एस जयशंकर देखने को मिल रहे हैं प्रोबोवो के साथ। हालांकि ये डॉक्टर एस जयशंकर के बड़े फैन भी हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति देश के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच डिफेंस डील को लेकर भी बातचीत जारी है। भारत और इंडोनेशिया रक्षा सहयोग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए एक रूपरेखा समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। ये डिफेंस डील सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों, एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बी निर्माण टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए रास्ता खोल सकता है। कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा समझौता है, हाई लेवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने और हथियार सिस्टम के मिलकर उत्पादन करने के लिए एक विश्वसनीय और कानूनी आधार प्रदान करता है। राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आने पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली के लिए चल रही चर्चाओं को इस बड़े समझौते के तहत तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इंडोनेशियाई पक्ष ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रुचि व्यक्त की है। सरकार से सरकार के आधार पर रूस के लिए भी सुविधा की एक परत जुड़ जाएगी, जो ब्रह्मोस कार्यक्रम में बराबर का भागीदार रहा है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए रूसी और भारतीय दोनों पक्षों के कॉन्फिडेंशियल क्लोज पर सहमति व्यक्त की है, जो टेक्नोलॉजी की किसी भी चोरी को रोक देगा। कहा जा रहा है कम से कम 3 बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल प्राइवेट सेक्टर की कंपनी की तरफ से विकसित की जा रही वायु रक्षा प्रणाली और पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में सहयोग शामिल है। दोनों देशों के बीच जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर संभावित सह प्रोडक्शन की चर्चा की जा रही है, वह संभावित रूप से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इसका उपयोग जमीन के साथ ही इंडोनेशियाई युद्धपोतों पर भी किया जा सकेगा। हालांकि अब ये एक चीज देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से ब्रह्मोस को लेकर इंडोनेशिया
एग्रेसिव हो रहा है। कई देश ना इस वक्त भारत से सीख रहे हैं, खुद अमेरिका भी भारत से सीख रहा है। अब मैंने ऐसा कैसे कह दिया अमेरिका कैसे सीख रहा है, तो अमेरिका ऐसे सीख रहा है कि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक भाषण दिया और इस भाषण में क्या कहा कि वो चाहते हैं दुनिया भर की कंपनियां उनके देश के अंदर आए और निवेश करें, यानी वो मेक इन अमेरिका को प्रमोट कर रहे हैं जिस तरीके से भारत ने मेक इन इंडिया को प्रमोट किया। बस अंतर क्या है, भारत भी छूट दे रहा है, अमेरिका भी छूट दे रहा है, सब्सिडी वगैरह दे रहा है, लेकिन टैक्स को लेकर अभी भी बहुत सारी बातें हैं कि बाहरी कंपनियों को टैक्स में छूट देना होगा। ये बात कही जा रही है कि बाहरी कंपनियों को टैक्स में छूट नहीं मिल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप छूट देख रहे हैं। यही चीज इंडोनेशिया के साथ भी देखने को मिल रहा है कि इंडोनेशिया भी अब चाह रहा है कि यहाँ हमें डील तो करनी है, लेकिन डील करने के साथ साथ वो चाह रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने पाकिस्तान की यात्रा करने के बजाय भारत से मलेशिया की यात्रा करने का निर्णय लिया है। ऐसा भारत की औपचारिक नाराजगी के बाद किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी नई दिल्ली यात्रा के साथ पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। वहीं भारत ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए इंडोनेशिया को $450 मिलियन का लोन देने की दिशा में भी काम कर रहा है। ऐसे में यदि सौदे पर बात बन जाती है तो फिलीपींस वियतनाम के बाद इंडोनेशिया तीसरा दक्षिण एशियाई देश होगा जो ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। इस बीच मामले से परिचित लोगों के अनुसार इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए $45 करोड़ के लोन की मांग करते हुए भारत को एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि भारत इस सौदे के लिए भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य सरकारी बैंक से इंडोनेशिया को लोन देने पर विचार कर रहा है। साथ ही इस पूरे डील से जुड़ी बारीकियों पर भी काम किया जा रहा है। भारत से लोन लेने का फैसला जो होगा, यह फैसला मुख्य रूप से ब्रह्मोस की वजह से हो रहा है। अब तीसरा दक्षिण एशियाई देश बन जाएगा इंडोनेशिया अगर ये ब्रह्मोस को खरीद लेता है तो, क्योंकि वियतनाम से भी बातचीत चल रही है, फिलीपींस को तो इन्होंने बेच ही दिया है। इंडोनेशिया को लंबे समय से मिसाइलों के संभावित आयातक के रूप में देखा जाता रहा है क्योंकि वह अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के इच्छुक है। अपने वर्तमान राष्ट्रपति के अधीन देश के पास एक पूर्व जनरल है जो इंडोनेशिया की लंबी तटरेखा को देखते हुए रक्षा उद्योग की आवश्यकताओं को बढ़ा सकता है। सुखोई फाइटर प्लेन के लिए भी यहाँ सहयोग की बातचीत चल रही है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंडोनेशिया और भारत की इस करीबी को चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक तो ये एक ऐसे शख्स हैं सुबियांतो जो चाइना में कुप्रसिद्ध हैं। कुप्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि एक नरसंहार हुआ था, इस समय ये आर्मी के एक बड़े अफसर थे जब ये सारी चीजें हुई थी। और यहाँ पर साउथ चाइना सी के पास ये एक महत्वपूर्ण देश भी है, साथ ही रणनीतिक दृष्टिकोण से भी इसका लोकेशन जो है वो काफी जरूरी है, काफी बढ़िया लोकेशन है इसका। अब इंडोनेशिया की अगर बात करें ना तो इंडोनेशिया भारत के लिए कितना खास है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडोनेशिया का भी एक बड़ा हिस्सा जो है मलक्का स्ट्रेट के पास मौजूद है और ये इसके रणनीतिक पोजीशन को और भी ज्यादा खास बना देता है। यही वजह है कि इस बड़े से महाद्वीपीय देश में भारत की एंट्री बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।